हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या था? जिसमें नर्व इम्पल्स के थ्रू बॉडी में मैसेजेस भेजे जाते हैं और बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। अब नर्वस सिस्टम के बाद अगर हमने पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, इतना सारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, न्यूरॉन्स, इतने रिफ्लेक्स एक्शन सब कुछ पढ़ने के बाद हमको केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी में क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो हर सेल तक नहीं पहुंचा हुआ है। नर्वस सिस्टम हर सेल तक नहीं पहुंच रखा है, तो हर सेल को ऑर्गेनाइज करवाने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? तो ये पूरा का पूरा जिम्मा आया केमिकल कोऑर्डिनेशंस हार्मोन्स के द्वारा। ना हार्मोन्स जो हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में घूम सकते हैं, हर सेल तक जा सकते हैं, और हर सेल तक जब वो चले गए तो वो अपना वहाँ से उनको काम करवा सकते हैं। अब कुछ समझते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं, कैसे ये बॉडी के सेल्स तक जाते हैं। अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये तो हमें पता चल गया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन से होगी। और हार्मोन्स क्या हैं? हमारे मैसेंजर्स हैं जो केमिकल इन नेचर हैं। केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जगह जगह पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो केमिकल सिक्रीट करते हैं और ये केमिकल्स हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घूम फिर के डेफिनेशन है कि व्हाट इज दिस डेफिनेशन सेज कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं और हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। अब डेफिनेशन तो थोड़ी ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स एज वेल। जो हार्मोन्स है वो अभी डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं, पहले यही समझ लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। इससे पहले कि हम इसके और फीचर्स समझें, हम समझ लेते हैं कि पहले ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या हैं? कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज़ हो सकते हैं जो कोई यूज़फुल केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या कर सकते हैं? कोई यूज़फुल केमिकल्स सिक्रीट कर सकते हैं। अब ग्लैंड्स कुछ तरीके के हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक आपके होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। पढ़ने हम इसको वाले हैं, ये हमारे लिए इस क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। लेकिन समझेंगे हम पहले कि और क्या तरह के ग्लैंड्स होते हैं। तो ये हमारा एक ग्लैंड है, जैसे ये सलाइवरी ग्लैंड मान लीजिए, ये स्किन का हम ग्लैंड मान सकते हैं, ऑयल ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड में आप देख रहे हैं क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं जो एक ट्यूब की फॉर्म में है और नीचे एक बैग बन रहा है। अब ये ट्यूब जो लॉन्ग ट्यूब है, ये इसको स्किन के सरफेस तक पहुंचा रही है और इस ट्यूब को हम डक्ट बोलेंगे। इस ग्लैंड में यहाँ पर जो सेल्स हैं वो यहाँ पर इसका अपना केमिकल सिक्रीट करेंगे। ऐसे ये आपकी पूरी जगह जो कैविटी है ये सिक्रीशन से भर जाएगी। सिक्रीशंस मतलब केमिकल्स। ग्लैंड्स क्या हैं? केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो आपका एक सिबेशियस ग्लैंड बना रहे हैं और यहाँ पर ये ऑयल सिक्रीट करके रख रहे हैं। यहाँ से आती है डक्ट। ये डक्ट इस सारे ऑयल को लेकर के स्किन के सरफेस पे जाती है और स्किन को ऑयली बना देती है। जैसे आपको फेस अपना ऑयली फील होता है, तो क्या है, वो स्किन के नीचे ये डक्ट ग्लैंड्स बने हुए हैं जिनकी डक्ट से ये बाहर आ रहे हैं स्किन के ऊपर। तो ये वाले ग्लैंड जिनमें से ये डक्ट है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो डक्ट वाले ग्लैंड मतलब दे हैव डक्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती है। अब दूसरे भी देख लेते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, जिनके पास ये डक्ट ही नहीं है। तो ये अगर केमिकल सिक्रीट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो वो कहलाते हैं ये वाले तरह के ग्लैंड विच आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करेंगे। अब इन्होंने ये जहाँ पे सेल्स पड़े हुए हैं वो यहाँ से हार्मोन्स बनाते जाएंगे। इनके पास कोई डक्ट तो है नहीं जो इनको कहीं और लेके जाएगी। तो ये जहाँ बैठे हुए हैं वहीं के वहीं सेल्स में से हार्मोन्स निकलते जा रहे हैं। अब ये निकल कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कौन इनको पहुँचाएगा? इनके पास डक्ट नहीं है। और हार्मोन्स जहाँ बनते हैं
उससे ज़्यादा ज़रूरत इनको बॉडी के दूसरे पार्ट्स में होती है। मान लीजिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर तक कैसे आएंगे? सबसे ईजी क्या मैकेनिज्म मिलेगा? सबसे ईजी भाई सेल्स को मालूम है कि पूरी बॉडी में जो चीज़ घूम रही है वो है ब्लड। एवरी ऑर्गन, एवरी सेल कैन रिसीव ब्लड। तो सबसे आसान काम क्या है कि भाई ये ब्लड जा रहा है बाकी कामों को करने के लिए, ऑक्सीजन लेके जाने के लिए, फूड लेके जाने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आने के लिए। तो ये वाले सेल्स का भाई बड़ा आसान सा इनको एक फेवर मिल गया कि चलो भैया ब्लड तो हर जगह जा ही रहा है, ये ले भाई मेरा सामान भी ले जा। तो यहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ब्लड कैपिलरीज में डाल दिए जाते हैं। फिर ये ब्लड कैपिलरीज घूमती हुई बॉडी के हर सेल तक इस हार्मोन को पहुँचा देती है। लेकिन काम ये वही करते हैं जहाँ पर इनको काम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओवरीज का काम करने वाले हमारे ये हार्मोन है, तो यहाँ से हार्मोन निकला, ये रहेगा तो ब्लड में, लेकिन जब ये ओवरीज के पास पहुँचेगा, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हमारे हैं वो ओवरीज और यूट्रस पे काम करते हैं, तो ब्लड के अंदर दे दिए, ठीक है, ओवरीज ने दे दिया, तो ये यहाँ से निकलकर ओवरीज तक चले जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से कोई हार्मोन निकल रहा है, वो भी चला गया ब्लड में। तो जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड उनको पहुँचा रहा है अपने टारगेट ऑर्गन के पास। तो ये हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनमें देख रहे हैं कहीं डक्ट नहीं है, ये सीधा ब्लड में डाल रहे हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने जो सिक्रीशंस हैं वो किसी सरफेस पर डालते हैं। जैसे आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में है तो आपके सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली माउथ के अंदर ही आएगा, आपका सलाइवा कहीं और नहीं जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में है तो वो अपना सलाइवा माउथ में छोड़ रहे हैं। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस किसी सरफेस पे होते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं ब्लड के अंदर, और ये ब्लड इनको पहुंचाता है अपने टारगेट ऑर्गन्स के पास। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें होती हैं, जो एक्सोक्राइन नेचर भी होता है उनका और एंडोक्राइन नेचर भी होता है, जैसे कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के दोनों नेचर हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। ये एक्सोक्राइन नेचर आप पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि पैनक्रियाज से निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक्सोक्राइन नेचर है, जो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं वो पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं। तो दूसरा क्या है? दूसरा इसके पास एंडोक्राइन सिस्टम भी है जो इसके बना रहे हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ग्लैंड्स क्या हमने देखे? 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। हेट्रो मीन्स मिक्स हो जाना, इसमें 2 तरह के ग्लैंड्स इसमें मिक्स हैं। तो ये तो हो गया ग्लैंड्स का। अब वापस हार्मोन्स के पास एक बार चलते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन देखने के लिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हमने नीचे समझ लिया। दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड, ठीक है, और घुमाएगा कौन इनको पूरी बॉडी में? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम घुमाएगा और पहुंचाएगा कहाँ इनको? टारगेट ऑर्गन्स के पास। टारगेट ऑर्गन्स के पास ये पहुंच जाएंगे, ठीक है, और टारगेट ऑर्गन पर जा कर के ये अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे, जो भी इनको काम करना है। टारगेट ऑर्गन के पास गए और अपनी एक्टिविटीज़ या ग्रोथ जो भी काम इस हार्मोन ने कराना है वो इसने करा लिया। तो ये हैं हमारे कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ ग्लैंड्स के बाद अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं वो है ये वाले जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े हैं, इनकी डिटेल कि कौन कौन से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एक एक करके हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा सबसे पहले मास्टर से शुरू, हेड मास्टर से शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो है भाई हमारा हाइपोथैलेमस, जिसको कहलाते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी तो हमारा मास्टर ग्लैंड है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस मास्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि ऑर्डर दे रहा है जो भी काम करवाना है। मान लीजिए स्कूल में कोई आपका एग्जीबिशन लगना है तो हाइपोथैलेमस गिवन दी ऑर्डर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क टू द टीचर्स, जो कि बन गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड ने काम बेसिकली स्टूडेंट्स हैव टू डू द वर्क, तो बाकी के जो ग्लैंड्स हैं वो आगे आपकी कैटेगरी में आ गए स्टूडेंट्स की।
तो ये प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हम यहाँ पर ये 3 ग्लैंड्स जो पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन वाला पार्ट देखेंगे, उसमें ये आपको हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन दे रखी है। अब हाइपोथैलेमस 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है, एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक है इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब जो रिलीजिंग हार्मोन्स है, नाम से समझ में आ रहा है कि वो कोई चीज़ रिलीज करवाएंगे। तो हाइपोथैलेमस जब रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है तो इसका मतलब है कि वो पिट्यूटरी को कहना चाह रहा है कि भैया एक कोई हार्मोन आप रिलीज करो। ये इसको ऑर्डर दे रहा है कि कौन से हार्मोन्स आपने रिलीज करने हैं। ठीक है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन करेगा। अब सारी टाइम रिलीजिंग हार्मोन ही अगर देता रहेगा तो पिट्यूटरी का काम यही रह जाएगा कि रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, तो बॉडी का बैलेंस खराब हो जाएगा। अगर बॉडी में कोई काम हो रहा है तो उसको रोकना भी है, नहीं तो एक ही काम होता चला जाएगा। तो अगर बॉडी में ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि भाई कोई एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब ये सिक्रीट करेगा इनहिबिटिंग हार्मोन कि भैया अब काम रोक दो, इनहिबिट कर दो, रोक दो, किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड की सिक्रीशन होने से रुकवा दो। तो ये बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन, सिर्फ RH एक हार्मोन नहीं है। दिस इज द कैटेगरी ऑफ हार्मोन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दोज हार्मोन्स, बस आपने यही याद रखना है कि हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन देता है जिनकी वजह से पिट्यूटरी कोई खास हार्मोन रिलीज करता है, और हाइपोथैलेमस कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से पिट्यूटरी काम करना रोक देता है। तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी का काम क्या आ गया, अब जी हाइपोथैलेमस से कमांड तो आ गया कि भैया हार्मोन रिलीज करवाओ। तो पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है, जैसे मान लो पिट्यूटरी हार्मोन ने रिलीज कर दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। कैसे हुआ, हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन आया जिसने पिट्यूटरी को कहा कि भैया थायराइड से काम करवाना है, तो पिट्यूटरी से यस बॉस। तो पिट्यूटरी से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। यहाँ से मैसेज आया इसके पास, ठीक है, पिट्यूटरी ने मैसेज दिया थायरॉक्सिन को, थायराइड ग्लैंड को बनाने के लिए थायरॉक्सिन। ठीक है, फिर पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसने हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसने पिट्यूटरी को कहा काम करने के लिए। पिट्यूटरी ने मैसेज दिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना करके कि भैया फॉलिकल्स काम करना शुरू कर दो। तो पिट्यूटरी का क्या काम है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से कमांड लेता है और आगे कमांड देता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके जो पिट्यूटरी के हैं, दैट इज TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स बनाने की प्रक्रिया प्रोसेस को स्टार्ट करता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ये तो हो गए इसके कंट्रोल करने वाले। अब पिट्यूटरी कहता है मैं सिर्फ कंट्रोल ही करूँगा क्या, मेरा कोई काम नहीं है पर्सनल अलग से। यस, अलग से भी तो आपका काम है। अब प्रिंसिपल सिर्फ टीचर्स को ही कमांड थोड़ा ना करता है, प्रिंसिपल स्कूल की ग्रोथ कराने में भी हेल्प करता है। भाई स्कूल को बड़ा स्कूल की ग्रोथ दिखाना, पब्लिसिटी करना, बड़ा दिखाना कि हाँ हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम भी कौन करता है, पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो पिट्यूटरी के 2 काम हो गए, एक इसका अपना काम ग्रोथ करवाना, एक दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना ताकि वो अपना काम कर सके। अब इसके जो ग्रोथ हार्मोन का है, यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट ये देखने का है कि अगर पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम हो जाती है पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, ये ज़्यादातर चाइल्डहुड केस में होता है कि अगर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन नहीं बना पा रहा है तो बच्चा बहुत शॉर्ट होता है, ड्रॉफ। बौने लोग जो आपको कम ही होते हैं
बट स्टिल अगर आपको बहुत बौने लोग दिखते हैं, उस बौनेपन को हम बोलते हैं ड्रॉफिज्म, ठीक है। दे आर वेरी शॉर्ट। और ये ड्रॉफिज्म क्यों होता है? क्योंकि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी नहीं निकाल पाता। अगर पिट्यूटरी का काम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है, तो बहुत टॉल लोग हो जाते हैं, बहुत टॉल, जिनको हम जाइंट्स कहते हैं, ठीक है। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जाइंट्स। अब एक ग्लैंड के बारे में हम और पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड, जो कि एक ये भी ब्रेन में है। हमने ये तीनों ब्रेन के बारे में पढ़े हैं। ये रूफ ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये हार्मोन बनाता है मेलेटोनिन, जो हमारा बायोलॉजिकल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। अब स्लीप वेक साइकिल क्या है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि रात या अंधेरा होने पर हमको नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, जो हमारी नींद को लाता है, ठीक है। दिन में आप कितना भी सो जाओ, रात में आपको नींद आ ही जाती है, चाहे देर से आए, लेकिन नींद आ जाती है। और आपकी बॉडी, अगर आप अपनी अगर लाइफ साइकिल से उल्टा जी रहे हैं, दिन में सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं, तो आपकी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाते। रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो रात की नींद, जो हमारा रात में सोना, दिन में उठना, आँख खुल जाना, सूरज निकलने के आसपास हमारी आँख खुल जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट वी डोंट लीव द बेड एंड वी डोंट गेट अप, बट हमारी आँख खुल जाती है जब सूरज की रोशनी आ जाती है। तो व्हाट कॉजेज दिस स्लीप एंड वेक? दिस हार्मोन मेलेटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप वेक साइकिल। तो ये हार्मोन जो मेलेटोनिन है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन में हमने 3 पढ़े, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। अब पिट्यूटरी जिन ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है, अब उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, जो आपकी बुक में स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉडी के टॉप पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन का कर लिया, अब हम पहुंचते हैं नेक रीजन में। गले में हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या काम करता है? हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, तीनों के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और डेफिनेटली हमारी बॉडी की ग्रोथ भी मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होती है। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है, बॉडी में सब कुछ ठीक है, तो ग्रोथ भी ठीक होती है। तो थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, थायरॉक्सिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ग्रोथ। अब ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो लोगों की डाइट में आयोडीन नहीं होता, हम लोग ज़्यादातर आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाते हैं। जब आयोडीन नहीं था सॉल्ट में, ये कुछ सालों से ही स्टार्ट हुआ है आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना। पहले लोग जो रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट्स ऐसे ही ले लेते थे। सी सॉल्ट तो नहीं, सी सॉल्ट में तो आयोडीन होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, वो ज़्यादातर माउंटेन एरियाज़ में देखी गई, जहाँ पर कि लोगों की डाइट में आयोडीन कम था। तो जहाँ पर लोगों की डाइट में आयोडीन कम था, वहाँ के लोगों को स्वोलन नेक की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। उनकी नेक बहुत बड़ी फूल जाती थी, इतनी बड़ी कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, चीज़ को स्वॉलो करने में। ना खाना पीना खाया जाता था, ना रेस्पिरेशन प्रॉपर होता था। एंड दैट प्रॉब्लम इज़ नोन एज गोइटर। तो ये देखा गया, ये माउंटेन रीजन में रहने वालों के साथ गोइटर की ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनके खाने में आयोडीन की कमी थी। तो गवर्नमेंट ने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि सॉल्ट में आयोडीन मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हर इंसान के पास आयोडीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट पहुंच जाए। तो इसके बाद अब आप पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स भी नेक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक स्मॉल साइज के ग्लैंड हैं, जो थायरॉयड ग्लैंड के पीछे रहते हैं, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना या ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाना, ब्लड में से कैल्शियम बोन के पास चले जाना या बोन में से कैल्शियम डिसॉल्व होकर के ब्लड के पास आ जाना, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। सो ये भी नेक रीजन में है,
थायराइड और पैराथायराइड। इसके बाद हम थोड़ा बॉडी में और नीचे आते हैं और हम पहुंच जाते हैं अपने किडनीज़ के पास। ठीक है, वैसे पैनक्रियाज ऊपर है किडनीज से, बट स्टिल हम पहले किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो, ये देखिए, अगर किडनी इस तरीके की आपकी किडनी है तो ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ये एक कैप शेप ग्लैंड है। ठीक है, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड एंड दिस इज योर किडनी। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड, टोपी की तरह किडनी ने एड्रिनल ग्लैंड पहना हुआ है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनलिन। इस एड्रिनलिन को, मतलब अगर बॉडी में एड्रिनलिन की सप्लाई बढ़ जाए तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? जब हमारी बॉडी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन फील होती है, ठीक है, जैसे कॉकरोच देख लेना एकदम से, किसी के पीछे डॉग पड़ जाना, या ऑल ऑफ अ सडन आपको ख्याल आ जाना कि आज तो घर जाके पिटाई होने वाली है, कोई एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, बिफोर गिविंग एन एग्ज़ाम व्हेन यू आर गेटिंग दैट क्वेश्चन पेपर, एकदम से आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी अपने आप को इमरजेंसी से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। इमरजेंसी से अगर हमने लड़ना है तो कैसे हमें चाहिए? हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज ले आओ, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज आ गया, अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, ताकि हार्ट बीट बढ़ेगी तो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा। अब इतना सारा काम हो रहा है, हार्ट ज़्यादा बीट कर रहा है तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये सब तैयारियां जो है, दिस प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एन एमरजेंसी। तो इसलिए एड्रेनलिन को हम एमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स इज पैनक्रियाज, जो स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, जो ऐसे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपने ड्रॉ करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक के नीचे इस तरीके का लीफ लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दैट इज पैनक्रियाज, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो चीज़ें सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन वैसे बहुत बच्चों को अब तो बड़ी फेमिलियर टर्म हो गई है, बिकॉज दीज डेज डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और ज़्यादातर लोगों को इंसुलिन लेना पड़ रहा है टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। मतलब ब्लड में शुगर का होना ज़रूरी रहता है ना, तभी तो हमारे बॉडी के हर सेल के पास ग्लूकोज पहुंचेगा और सेल काम करेगा। लेकिन ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना, कि भाई जैसे ही खाना खाया एकदम से ऐसा ही ना हो कि ब्लड में बहुत सारा शुगर चला जाए, तो इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलता है और ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है। तो जिसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना शुगर बढ़ गई है इसकी, तो उसको इंसुलिन दो ताकि वो ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाए। तो अब हमें अगर इंसुलिन ही बनता रहेगा तो ब्लड का शुगर लेवल तो काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो पैनक्रियाज एक और हार्मोन बनाता है ग्लूकागॉन, जिससे कि ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द टेस्टिस, एंड टेस्टिस इज ओनली इन मेल्स। और कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमेन के नीचे, बॉडी से बाहर। इट इज़ हैंगिंग इन अ पाउच, इस तरीके का पाउच, स्क्रोटल सैक, इसके अंदर है आपकी टेस्टिस। टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन बॉयज़ में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इसी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो हम टीनेज में, एडोलेसेंस एज में जो बॉयज़ में कैरेक्टर्स चेंज होते देखते हैं, कैसे कैसे चेंज होते देखते हैं कि उनकी वॉइस डीप हो जाती है, मुस्टैचेस और बियर्ड आने लग जाते हैं, बहुत मस्कुलर बॉडी होनी शुरू हो जाती है, बॉडी चेस्ट पर हेयर, आर्म्स, लेग्स पर ज़्यादा हेयरी बॉडी हो जाती है। ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए? इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से। अगर मेल्स में टेस्टिस है तो क्या फीमेल में भी है? यस, फीमेल में है ओवरीज, ओनली इन फीमेल, यू विल नॉट फाइंड ओवरीज इन मेल। ये कहाँ है? स्टमक के एब्डोमेन के नीचे। ठीक है, ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो है हमारा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी कैरेक्टर्स फीमेल के डेवलप करने में मदद करता है। फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या हो गए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वॉइस जो आप ये श्रिल वॉइस है, ये सब कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन किस लिए यूज़ होता है? प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर यूट्रस में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करता है। कब ब्लड की लाइनिंग बनेगी यूट्रस में, कब वो लाइनिंग थिक होगी, कब वो लाइनिंग टूटेगी, इन सब को कंट्रोल करने का काम है प्रोजेस्टेरॉन का। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम भी किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये सब हमारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने हार्मोन्स को बनाकर। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स बन रहे हैं, जैसे थायराइड है, क्या ये हर टाइम थायरोक्सिन बनाता ही रहे? क्या पैराथायराइड हमेशा पैराथॉर्मोन बनाता ही रहे? क्या इनको कोई ऑन ऑफ करने का तरीका है, या इनको हमेशा ऑन ही रहना चाहिए कि नहीं बस तुम बनाते ही जाओ, बनाते ही जाओ, बनाते ही जाओ? इफ़ दे कीप ऑन मैन्युफैक्चरिंग सो मच ऑफ हॉर्मोन्स तो बॉडी वही काम करती चली जाएगी, बॉडी रुकेगी नहीं फिर। तो इन सब को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज़्म बॉडी में ऑलरेडी सेटल डाउन है, फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, जैसे फीडबैक हम लेते हैं ना, ऐसे बॉडी भी हमारे फीडबैक लेती है। तो आप भी फीडबैक दे सकते हैं इस लेक्चर का। इफ़ यू हैव लाइक्ड द लेक्चर यू कैन जस्ट गिव मी अ फीडबैक, तो इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई लेक्चर्स मोर। ये बॉडी का अब फीडबैक को हम देखते हैं कैसा है। फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन्स के एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर किसी हार्मोन की एक्सेस हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमने देखा है कि ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान है और कम हो जाएगा तो भी हार्मफुल है। तो फीडबैक मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि राइट टाइम और राइट अमाउंट पर हमारी बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। जैसे मान लीजिए कि ब्लड में शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या हुआ, पैनक्रियाज ने डिटेक्ट करा और बनाना शुरू कर दिया इंसुलिन। अब इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड शुगर लेवल को कम कर दिया। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल कम होता ही चला जाएगा, इंसुलिन बनता जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल गिरता जा रहा है, तो इट कैन लीड टू अ डेंजरस सिचुएशंस। सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, सेल्स के पास एनर्जी नहीं आएगी, सेल्स स्टारवेशन की वजह से सेल्स डाई होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको रोकना है कि भाई बहुत ज़्यादा शुगर लेवल कम ना हो जाए। तो जैसे ही ये एक लेवल से नीचे शुगर पहुंचता है तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक चला जाता है कि बस अब काम बंद कर दो, अब और इंसुलिन नहीं बनाना। तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है। और अगर एकदम अब नेगेटिव हो गया, पैनक्रियाज ने बंद कर दिया काम, पैनक्रियाज ने बंद कर दिया तो फिर शुगर लेवल बढ़ गया। अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो फिर ये साइकिल चल गई, यहाँ तक बढ़ गया तो इसने फीडबैक रोक दिया, रुकते ही यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड द लेवल ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन इज मेंटेन। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द इंसुलिन। बाकियों का भी एज एंड व्हेन हम सीनियर क्लासेस में जाके सभी हार्मोन्स को पढ़ेंगे तो हम एक एक की डिटेल जब और ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम हर एक का एक फीडबैक मैकेनिज्म जरूर स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए दिस मच इज सफिशिएंट फॉर योर क्लास 10th लेवल। आई होप द लेसन वॉज गुड इनफ एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल एंड गुड। सो गिव मी अ फीडबैक अबाउट इट। आई होप कि आई विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना, पॉजिटिव फीडबैक मिले जिससे कि आई विल बी मेकिंग गुड वीडियोज़ फॉर यू ऑल। टिल देन, read your NCERT, happy learning and God bless you all.